देखो आप लोगों का चैप्टर जो आज का है वह आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी एक बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी होगी और हमें वहां पे ये बताना है जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये हमें चेक करना। ठीक है, तो जैसे समझना, यहाँ पे एक बॉडी सपोज ये है, इसके ऊपर रखी हुई दूसरी बॉडी ये है। अब हमें देखना जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां जो कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहां ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। यहां दो तरह की सरफेस होंगी, एक नीचे वाले की सरफेस, एक ऊपर वाले की सरफेस। ऊपर वाले की सरफेस कैसी है, फ्लैट भी हो सकती है और वो स्फेरिकल भी हो सकती है। ठीक है ना, यहां पे जैसे ये फ्लैट है, हो सकता है ऊपर भी स्फेयर हो, है ना, नीचे भी, नीचे यहां पे स्फेयर है। तो यहां पे हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली सरफेस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जाने वाली जो सरफेस है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों की हमें निकालनी होगी यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम ऊपर वाली के लिए कह देंगे ρ1 और नीचे वाली बॉडी के लिए हम कह देंगे ρ2। समझ आई बात। यहाँ पे क्या है, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने वाली एक सरफेस ऊपर वाली बॉडी की होगी, एक नीचे वाली बॉडी की होगी। ऊपर वाली जो सरफेस है उसके लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, नीचे वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है इस एच की, ये एच क्या है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहां से और ऊपर वाली जो बॉडी है उसका जो, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ऊपर वाली बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो बीच की डिस्टेंस है, उसको यहां पर हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे। बात समझ आई। ऊपर वाली बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी तो उसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से डिस्टेंस कितनी है, उसको हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे। ठीक है ना। अब यहां पे ये जो सिस्टम बना हुआ है आपके सामने, जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है, यहां पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसका पता चलेगा इन कंडीशन से। ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल कहेंगे अगर 1/h ग्रेटर देन होगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 के। और अनस्टेबल कब कहेंगे हम इक्विलिब्रियम को, अगर 1/h लेस देन होगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 के। तो इन कंडीशन से हमें पता चलेगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। बात समझ आई मैंने क्या बताया आपको। देखो प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन आपका ये है इसमें, अ हेमीस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, show that the equilibrium is unstable when the curved and stable when the flat surface of the hemisphere rest on the sphere। इसमें दो अलग अलग कंडीशन की बात की है। हम पहले पहली कंडीशन की बात करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं। इसने कहा एक हेमिस्फीयर है जो रेस्ट करता है, रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, यानी एक हेमिस्फीयर है जिसको रखा गया है एक स्फीयर के ऊपर और दोनों की रेडियस सेम है। हेमिस्फीयर की भी और स्फीयर की भी दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है ना। अब देखो एक हेमिस्फीयर को स्फीयर के ऊपर दो तरह से रखा जा सकता है। जो हेमिस्फीयर है उसमें दो तरह की सरफेस होगी हेमिस्फीयर में, एक तो होगी कर्व्ड सरफेस और एक होगी उसके अंदर फ्लैट सरफेस। ठीक है ना। तो पहले केस में इसने कहा क्वेश्चन के अंदर, इसका शो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, यानी जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होगा कब, when the curved surface of the hemisphere rest on the sphere, यानी अगर हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस रेस्ट करती है किस पर, स्फीयर के ऊपर। देखो यहां पे हमने एक कंडीशन बना दी। देखो यहां पे ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर को इस स्फीयर के ऊपर दो तरह से रखा जा सकता है। एक तो अगर मैं इस स्फीयर के ऊपर इस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस रखूं, ये कर्व्ड सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस नहीं रखनी हमें पहले केस के हिसाब से इसकी कर्व्ड सरफेस रखनी, मतलब ये रखनी है। बात समझ आई क्या बोला इसने। ऊपर वाली जो बॉडी है वो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर को स्फीयर के ऊपर दो तरह से रखा जा सकता है, या तो हम ऊपर वाली जो हेमिस्फीयर है उसकी कर्व्ड सरफेस को स्फीयर के ऊपर रखें या फ्लैट सरफेस को रखें। तो पहला केस यह है कि हम इसकी फ्लैट सरफेस को नहीं रखेंगे, हम रखेंगे उसकी कर्व्ड सरफेस को। तो ये इसकी कर्व्ड सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस है, तो हमने पहले कर्व्ड सरफेस को रखा हेमिस्फीयर की ऊपर। बात समझ आई यहां तक। अच्छा, इसने कहा कि दोनों की रेडियस सेम है, मतलब इसकी रेडियस क्या है, सेम होने का मतलब यहां पे ओ ए, अगर मैं ए मान लूं तो आपका ओ डैश ए भी आपका यहां पर ए ही होगा, रेडियस क्या होगी, सेम। अच्छा, अगर कोई हेमिस्फेरिकल बॉडी है, कैसी हेमिस्फेरिकल, यह स्फेरिकल बॉडी है, तो जो उसकी रेडियस होती है
वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। बात समझ आई? अगर कोई बॉडी कैसी है, स्फेरिकल है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जो उसकी रेडियस होगी। लेकिन अगर कोई सरफेस फ्लैट है, फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या है? स्फीयर है, इसकी रेडियस को अगर हमने ए मान लिया तो यहां पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ए होगा। और अगर ऊपर वाली बॉडी भी इसी रेडियस की है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ए ही होगा। याद रखना, हमें कर्वेचर लेना किसका होता है? हमें कर्वेचर लेना होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कौन सी सरफेस वहां पे लाई करती है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये सरफेस कौन सी है? ये तो हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस है। अगर कर्व्ड सरफेस है तो ऊपर वाली बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा जो उसकी रेडियस होगी। और नीचे वाली बॉडी यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे देखो, इसकी भी कर्व्ड सरफेस है। इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी रेडियस होगी। मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी स्मॉल ए होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी स्मॉल ए होगा। स्मॉल ए यहां पर दोनों की क्या है? रेडियस है। बात समझ आई? अच्छा, एक चीज और याद रखना, आपने फिजिक्स में 12th क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आपने सबके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ी होगी, है ना। अगर कोई हेमिस्फेरिकल बॉडी है, हेमिस्फेरिकल बॉडी, जैसे ये बॉडी है हेमिस्फेरिकल है, तो याद रखना ये इसकी फ्लैट सरफेस है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वाले पॉइंट से यहां तक कितनी होती है? ओडेस जी कितनी होती है? पूरी रेडियस की 3/8 होती है। याद रखना, पूरी रेडियस की कितनी होगी? 3/8 होगी। कहां से? फ्लैट सरफेस से, ठीक है ना। यहां से यानी इस वाले पॉइंट से यहां, ये अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी जी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो पूरी रेडियस की हमेशा 3/8 होगी, ठीक है ना। यानी यहां पे ओडेस जी को हम क्या कह सकते हैं? ओडेस जी को हम कह सकते हैं ए का 3/8। बात समझ आई? लेकिन मैंने आपको बताया था स्मॉल एच क्या होता है? जो भी आपका यहां पे देखो, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अपर वाली बॉडी का हमें एच निकालना है। हमें देखना पड़ेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कितनी हाइट पे है। मतलब हमें एजी का पता करना है, एजी का। एजी ही यहां पे हाइट होगी, क्योंकि जी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऊपर वाली बॉडी की। ए यहां पे क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो एजी है वही यहां पे एच होगा। उसको कैसे निकालेंगे एजी को? हम पहले हम देख लेंगे ओडेस जी का हमें पता है। ओडेस जी हमारा कितना है? 3a/8। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो एजी निकल जाएगी। बात समझ आई? तो हमने एजी को निकालने के लिए, एच को निकालने के लिए यहां ओडेस ए यानी ए में से हमने माइनस कर दिया ओडेस जी को। और ओडेस जी हमारा कितना है? 3a/8। तो कितना आएगा ये? 5a/8। यहां तक क्लियर है? तो हमने एच का पता कर लिया। अच्छा, अब ऊपर वाली बॉडी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ऊपर वाली बॉडी का पार्ट आया जिसकी कर्व सरफेस है, उसकी अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो वो क्या आएगी? स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ये कर्व सरफेस है ना, स्फीयर की, हेमिस्फीयर की। इसका मतलब जो इसकी रेडियस होगी वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अच्छा, यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इसकी सरफेस जो है वो भी कर्व है। इसका मतलब यहां पे नीचे वाली बॉडी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इसकी रेडियस के इक्वल होगा। मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ए होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ए होगी। दोनों की रेडियस सेम है। ये क्वेश्चन के अंदर क्या रखा उसने, ठीक है। तो ρ1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो क्या है? ए। ρ2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लोअर बॉडी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल ए। बात समझ आई? अच्छा, अब हमें क्या निकालना? 1/h निकाल लेंगे हम। फिर 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 निकालेंगे। फिर इसमें इनइक्वालिटी देखेंगे कौन से वाली है। 1/h ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 आता है, या फिर 1/h लेस देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 आता है। उससे पता चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम यहां पे स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो हमने यहां पे 1/h निकाला। h हमारा कितना है यहाँ पे? 5a/8। इसको सॉल्व करके आएगा 8/5a। 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 को अगर सॉल्व करेंगे, ρ1 ρ2 हमारा a है, ये 2/a आएगा। इसको हम 10/5a लिख सकते हैं। 5a क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 5a था, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, जिससे बेस सेम हो जाएगा और हमारे लिए कम टाइम में हम बता सकते हैं कि इसमें इनइक्वालिटी कौन सी आएगी, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो ये लेस है और ये ग्रेटर है। इसका मतलब 1/h लेस होगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 से। तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा इस कंडीशन में वो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। बात समझ आई? देखो, अब हम यहाँ पे आपके सामने दूसरा केस इसका डिस्कस करेंगे। दूसरा केस क्या था कि अगर ऊपर वाली जो बॉडी है एक हेमिस्फीयर है और उसकी फ्लैट सरफेस को नीचे वाली बॉडी जो कि एक स्फीयर है
उसके ऊपर अगर रखेंगे तो ये जो कंडीशन बनेगी वो स्टेबल की बनेगी या अनस्टेबल की बनेगी। इक्विलिब्रियम यहां पे स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। वो हमें क्या शो कर रहे हैं, शो करने वाला क्वेश्चन है, इसमें शो करना है कि ये कंडीशन स्टेबल की होगी। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल आता है तो उसका क्या मतलब है, अनस्टेबल आता है तो उसका क्या मतलब है। अगर ये स्टेबल आ गया तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी को थोड़ा सा अगर मूव करा दे हम और छोड़ दें तो ये अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाएगा। स्टेबल का मतलब ये है। और अनस्टेबल का मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा हल्का सा मूव करा दिया तो ये अपनी पुरानी कंडीशन में वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। ये अनस्टेबल का मतलब है। तो स्टेबल अनस्टेबल का मतलब ये है। तो हमें यहां पे ये शो करना है कि अगर हम ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसकी फ्लैट सरफेस को नीचे वाले स्फीयर के ऊपर रखें तो ये कंडीशन बनेगी इक्विलिब्रियम की। स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल है ना, याद रखना। स्टेबल प्रूफ करना है, इसको शो करना है। कैसे करेंगे हम, तो यहां पे ये आप लोगों को मैंने बता रखा कि यहां पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इस फ्लैट सरफेस के ओडेस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो पूरी रेडियस की क्या होती है, 3/8। तो यहां तो ये सीधी सीधी आपकी ये पूरी रेडियस हमने क्या मान रखी है इसकी, a, तो ये आएगी 3a/8, ठीक है ना। तो यहां पे s तो आपका हो जाएगा 3a/8 और नीचे वाली जो बॉडी है उसकी रेडियस की अगर बात करें वो a है, ऊपर वाली बॉडी की रेडियस भी a है। लेकिन अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी ऊपर वाली जो बॉडी है तो उसकी कौन सी सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाई करती है, हमें वो देखना है। यहां पे देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ऊपर वाली बॉडी है और ऊपर वाली बॉडी की जो फ्लैट सरफेस है वो यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है। फ्लैट सरफेस है ना, तो इसका मतलब फ्लैट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहां पे जो ρ1 है हमारा वो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब जो नीचे वाली बॉडी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो उसका पार्ट आया है वो कैसा है, वो कर्व्ड है। इसका मतलब यहां पे जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो नीचे वाली बॉडी की रेडियस के इक्वल होगी, यानी ρ2 यहां पर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। अब यहां पे हम क्या निकालेंगे, एक तो निकालेंगे 1/h, एक निकालेंगे 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। फिर कंपेयर करेंगे कि यहां इनइक्वालिटी क्या आएगी, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है ना। उसके हिसाब से देखो 1/h का मतलब क्या है, h हमारा कितना है, यहाँ पे h है 3/8, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व करेंगे 8/3a आएगा। 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 को अगर सॉल्व करेंगे तो ρ1 हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, ρ2 हमारा यहाँ पे क्या है, a, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/a, यहाँ पे बेस में 3a है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर ली ऊपर नीचे, जिससे कि बेस इसका सेम हो जाए और हमारे लिए इजी पड़ जाए, यानी कम टाइम में हम बता सकें कि यहाँ पे 1/h 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 से ग्रेटर है या फिर लेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि ये इससे ग्रेटर है, यानी 1/h यहाँ पर ग्रेटर देन होगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 से। और अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए is placed on the top of a fixed sphere, the center of the face of the cube being in contact with the highest point of the sphere. What is the least radius of the sphere for which the equilibrium will be stable? देखो उसने कहा कि यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स है, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी एज यानी इसकी साइड यहां पे स्मॉल ए दे रखी है, ये स्मॉल ए दे रखी है, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड स्फीयर, एक यहां पे फिक्स्ड स्फीयर है, इसके टॉप पॉइंट पे इसको यहां पे प्लेस कर रखा हुआ है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द लीस्ट रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर विच द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। यानी यहां पे इस स्फीयर की रेडियस लीस्ट रेडियस क्या होगी, लीस्ट रेडियस क्या होगी, यानी रेडियस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेबल हो। इक्विलिब्रियम स्टेबल होना चाहिए तो यहां पे रेडियस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, लीस्ट रेडियस पूछा उसने कितनी होनी चाहिए। बात समझ आई क्या बोला उसने। यहां पे अगर इसकी एज ए दे रखी है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए, इसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल बी, ठीक है ना। और हमें पता करना है एच, जो हाइट की बात करते हैं ना, हाइट वो क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ऊपर वाली बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं एच, ठीक है ना। तो देखो इसकी यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहां जी ये बिल्कुल बीच में आएगी, अगर ये ए है तो यहां से यहां तक ये होगी a/2,
यानी स्मॉल h की जो बात कर रहे थे अभी हम, वो कितनी होगी a/2। तो h हमें मिल चुका, h हमारा कितना आ चुका a/2। अब अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उन सरफेस को लेते हैं जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ऊपर वाली बॉडी की तो ये वाली सरफेस पास होगी और नीचे वाली बॉडी की ये वाली सरफेस पास होगी। ऊपर वाली बॉडी की ये वाली सरफेस फ्लैट है, इसलिए यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इन्फिनिटी होगी। तो यहां पे ρ1 तो हमारा इन्फिनिटी होगा। अब जो नीचे वाली बॉडी है यहाँ पे कर्व्ड है, कर्व्ड है ना, कर्व्ड सरफेस है, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो उसकी रेडियस के इक्वल होगी। रेडियस यहाँ पे क्या है b, तो ρ2 हमारा यहाँ पे क्या होगा b होगा। यहाँ पे h अगर a/2 है तो 1/h यहाँ पे 2/a के इक्वल होगा। 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 को अगर निकालेंगे तो इसको इन्फिनिटी लिखेंगे, इसको b लिखेंगे, इसको सॉल्व करके हमारा कितना आएगा 1/b। इसने कंडीशन दे रखी है, यहां पे इसने लीस्ट रेडियस पूछा लेकिन कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है इक्विलिब्रियम कहां स्टेबल है। कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इक्विलिब्रियम यहां पे स्टेबल है, हमें शो नहीं करना। इक्विलिब्रियम अगर स्टेबल है तो उसकी कंडीशन लगा देंगे, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। तो 1/h को यहां पे लिख देंगे हम 2/a, और यहां पे इसको 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 लिख देंगे यहां पे कितना 1/b, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2b ग्रेटर देन a हो गया, यहां से b आएगा ग्रेटर देन a/2, ठीक है ना, b ग्रेटर देन a/2। इसने कहा था b, यहां पे क्या b जो ये स्फीयर है इसकी रेडियस है b। इसने कहा था b की बताओ लीस्ट वैल्यू। यहां पे इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि b a/2 से बड़ा है, इसका मतलब b की लीस्ट वैल्यू क्या होगी a/2। बात समझ आई? तो इसका मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू जो होगी वो a/2 होगी। किस कंडीशन में? इसने कहा था इक्विलिब्रियम अगर स्टेबल होगा तब बताओ लीस्ट रेडियस क्या होगी। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा तो लीस्ट रेडियस यहां पे कितनी होगी a/2। देखो यहां पे क्वेश्चन आपके सामने ये है, अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन with its curved surface in contact with the plane, and a particle of mass small m is fixed at the center of the plane face. Show that for any value of small m the equilibrium is stable। इसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा देखो, यहां पे ये एक प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है और इसके ऊपर यहां पे एक हेमिस्फीयर को रखा गया, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एक प्लेन है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, यहां पे इसने ये बोला। तो यहां पे दो बॉडी हुई, एक तो बॉडी है ऊपर वाली है जो हेमिस्फीयर है, नीचे एक प्लेन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर वाली बॉडी का आएगा, नीचे वाली बॉडी का आएगा, ठीक है ना। लेकिन कहां पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ऊपर वाली बॉडी क्या है? हेमिस्फीयर है, तो वहां पे उसकी जो रेडियस होगी वही यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। लेकिन नीचे वाली जो सरफेस है वो फ्लैट है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे वाली सरफेस के लिए क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। लेकिन इसने यहां पे जो इसकी पूरी जो ऊपर वाली बॉडी थी, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वहां पे एक कैपिटल एम एक मास रखा हुआ है, ठीक है, और यहां ओ पॉइंट पे यहां पे एक स्मॉल एम एक मास रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगी, पूरी की पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? बदल जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, कितनी हाइट पे होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वो निकालना पड़ेगा हमें, और वो वही मेथड लगेगा जो आपने 11वीं क्लास में फिजिक्स में पढ़ा था। क्या करते थे हम इसमें? अगर हमें ये पता करना है कि देखो पहले तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां जीवन पे थी, लेकिन अगर यहां पे एक मास हम रख देंगे कैपिटल एम, यहां पे एक मास रख देंगे स्मॉल एम, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां नहीं रहेगी, ये बदल जाएगी। अभी कहां बदलेगी, कितनी हो जाएगी, एच कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। उसका निकालने का तरीका है, देखो ये सबसे पहले तो OG1 फिक्स है आपका, अगर ये m और ये m ना रखा हो तो OG1 आपका कितना होगा, ये मैं आपको बता चुका, पूरी रेडियस का कितना होता है 3a/8। अगर ये आपका 3a/8 होगा तो ये यहां से यहां तक 5a/8 होगा, ठीक है, यहां तक, ठीक है। और हमें जब कैलकुलेशन करनी होगी ना इसकी पूरी अपर बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या C है, तो एक तो हम CG1 का यूज करेंगे, एक CO का यूज करेंगे। स्मॉल m कहां रखा हुआ है, यहां, कहां से, यहां से इतनी हाइट पे, तो OC का यूज करेंगे हम। और कैपिटल M या मास कहां रखा हुआ है, ये G1 पे रखा हुआ, कहां से, C से, ये वाली हाइट का यूज करेंगे हम। तो जब हम m इस कैपिटल M की बात करेंगे तो यहां से यहां तक की हाइट का यूज करेंगे, जब इस स्मॉल m की बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक की हाइट का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कितनी हाइट पे होगी उसका कैसे पता करेंगे, देखो h निकाल लेंगे हम, ठीक है।
तो यहां पे लिखेंगे हम कैपिटल M इंटू, यहां पे लिखेंगे हम, यहां से आता कितना है 5a/8, तो कैपिटल M इंटू 5a/8 प्लस M इंटू यहां से आता कितनी है ये OC मतलब A, और नीचे लिखेंगे कैपिटल M अपो प्लस कितना स्मॉल m, ऐसे लिख देंगे। ये H निकाल दिया हमने, H का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इसकी अब जो नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितनी हाइट पे होगी वो निकाल दिया, वो इतनी होगी। बात समझ आई? जी मैं आपको बता चुका, ऊपर वाली बॉडी हेमिस्फीयर है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे देखो ये कर्व्ड है, इसलिए यहाँ पे इसकी रेडियस ही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। नीचे वाली जो सरफेस है वो फ्लैट है, इसलिए नीचे वाली जो बॉडी है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ ρ1 को हम लिख देंगे a और ρ2 को यहाँ पर हम लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है यहाँ तक? अब इसने क्वेश्चन के अंदर ही ये कह रखा है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल हो, अगर इक्विलिब्रियम कैसा हो, स्टेबल हो, तो ये बताना है कि स्मॉल m कितना होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो स्मॉल m ये कितना होना चाहिए, ये इसने कहा। स्टेबल के लिए स्मॉल m पूछा कितना होना चाहिए, तो हमने कंडीशन ले ली स्टेबल की। क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, स्टेबल की कंडीशन ये है, हमने यहाँ पे 1/h को निकाल के यहां से रख दिया और 1/ρ1, ρ1 हमारा कितना है a, और यहाँ पे ρ2 हमारा कितना है इन्फिनिटी, ये हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करके हमारा 1/a बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे, a की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये हमने कर लिया। यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल m वाली टर्म पूरी पूरी कट जाएगी, स्मॉल m वाली टर्म क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब जो बचा उसको हमने लिख दिया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है ना? यहाँ पे कैपिटल M से काट दिया हमने, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे एक चीज देख सकते हो साफ साफ, क्या 8a 5a से ग्रेटर होगा? होगा। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम स्टेबल वाली कंडीशन हमने ली थी, इसका मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि वो कंडीशन बिल्कुल सही ली गई, बिल्कुल सही ली गई। ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन स्मॉल m तो आपका कैंसिल हुआ था दोनों साइड से, इसका मतलब यह है कि स्मॉल m आपका कुछ भी हो ये स्टेबल ही रहेगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेबल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका स्मॉल m यहाँ पे क्या हो चुका, शुरू में वो क्या हो चुका, कैंसिल हो चुका। इसका मतलब स्मॉल m पे यहाँ पे कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेबल है, ये डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब स्मॉल m आपका कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेबल ही होगा। बात समझ आई?